नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका और आप मैं देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी इस धरातली स्तर पर ठोकने लगी हैं। तो मैं हूं आजमगढ़ जनपद में और यहीं पे कुछ एक ज़मीनी स्तर का सर्वे करेंगे और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ में कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए, आजमगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में कोई क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ की स्वास्थ्य योजनाओं का कितना लाभ मिला है, सटीक लाभ मिला है, इन चीज़ों का लोगों से इस विषय में जानकारी लेंगे। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें जो 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें कितनी वोट मिली थी, जिसमें से 3 लोग काफ़ी प्रबल दावेदारी रख रहे थे। दिनेश लाल यादव जी जिन्होंने उनको वोट जो मिला था उन्होंने जीत दर्ज की थी। वो 3,12,768 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और साथ में आपका सपा के समाजवादी पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था धर्मेंद्र यादव जी, और उनको जो वोट मिला था वो 3,04,089 वोट मिले थे। बसपा के जो प्रत्याशी से शाह आलम गुड्डू जमाली जी, जिनको 2,66,210 वोट मिलते। ये था छोटा सा आंकड़ा जो 2019 के लोकसभा चुनावों के बीच में था। तो आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि 2024 का चुनाव का आगाज़ है और इस बार मोदी जी दोबारा, क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होंगे या कुछ अब की बार परिवर्तन होने वाला है। तो आइए बातचीत करते हैं सीधी सी। नमस्कार मित्र, क्या नाम आपका? अहमद यासिर खान। क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या विचार है आपका? नहीं, आजमगढ़ तो समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है। आजमगढ़ शहर से इस बार भी समाजवादी पार्टी के लोकसभा से धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे इस बार, और भारी मतों से जीतेंगे इस बार। धर्मेंद्र यादव जी का इस बार दावेदारी प्रबल दावेदारी रहेगी। इस बार बीजेपी का दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। दिनेश लाल यादव जी जो कि वर्तमान सांसद भी रहे थे, आप उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वो खाली गाजा बजाने वाले नेता आदमी हैं। जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तब वो रैली करते हैं और चुनावी भाषण देते हैं, और ऐसे वो चाहे न्यू ईयर हो गया, वो अपना ऑडिशन और अपना क्या क्या फिल्मी दुनिया वाले में चीज़ें रहते हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। क्या लगता है जब ज़मीनी स्तर की जो ये सर्वे होता है ये आपको चौंकाने वाला मिलेगा, और इस वीडियो का अंत तक बने रहेगा और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जो नेता जो होते हैं, जो हमारे आपके सबके वोट लेकर जाते हैं, जो इस राष्ट्र का पूरा निर्माण होता है, तो क्या लगता है कि जो एक कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे जो धरातली स्तर की जो रियल राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, जो इस देश का पूरा बिल्डअप करता है, क्या लगता है कि वे लोग अच्छा कैपेबल होते हैं करने के लिए? ये कैपेबल तो होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दिनेश लाल यादव बिल्कुल कैपेबल हैं, लेकिन बात ये है कि अब जैसे 6-6 महीना आप गायब रहेंगे, आप कितने दिन क्षेत्र में अपने रहें ये बताइए। बहुत दिन तक वो बाहर रहते हैं, अपनी शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, और क्षेत्र में मुश्किल से महीना, 2 महीने, 3 महीना तब वो आते हैं। तो देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। यही जो बात थी ना, दिनेश लाल यादव जी ने उन्होंने कहा था, सपा पे हमला बोला था कि आजमगढ़ का जो विकास था मैंने पूरी दम लगा कर किया है और मैं पूरा अपने कार्यकाल में आजमगढ़ में ही रहा हूँ, न कि धर्मेंद्र यादव जी की तरह चुनाव यहाँ से लड़े और लड़के चले गए। धर्मेंद्र यादव जी की तरह नहीं तो 10 विधायक तो यहाँ से समाजवादी के हैं, हर टाइम तो यहीं रहते हैं, चाहे वो दुर्गा यादव जी हों, चाहे संग्राम यादव जी रहें, चाहे वो नफीस विधायक हैं। आप चले जाइए, हर वक्त 10 विधायक समाजवादी पार्टी के यहीं रहते हैं। चलिए, बीच बीच में इनसे बातचीत करता रहूँगा और मेरे साथ और भी लोग हैं। तो नमस्कार सर। आपका? नमस्कार, मेरा नाम अख्तर इम्तियाज़ खान है, समाजवादी पार्टी जिला महासचिव। क्या लगता है इस बार पटकनी दे पाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बार हम लोग पटकनी देंगे और विकास रहेगा, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा। और इस सरकार में जितनी चीज़ों के रेट बढ़ाए गए हैं, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए जिसकी फ़ीस 60 रुपया थी लर्निंग की, आज इस सरकार ने 500 रुपया कर दिया। पक्के लाइसेंस की फ़ीस 240 रुपया थी, आज उसका उठा के 1200 रुपया कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्री विभाग में स्टैम्प ड्यूटी पे 40% बढ़ा दिया। शस्त्र लाइसेंस का 60 रुपया फीस थी, उसका 3000 कर दिया। तो ये सब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे, बताएंगे कि विकास के नाम पे यही हुआ है कि जनता को लूटा गया, ठगा गया है।
आपने डीएल की बात की, ड्राइविंग लाइसेंस। आपको लगता है कि आजमगढ़ में एक इंस्टीट्यूट होना ऐसा चाहिए, जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो बच्चों को प्रशिक्षण दे, जो कम पढ़ लिख पाते, आर्थिक मंदी की तरह से गुजरते हैं, कम उम्र में जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, जो ड्राइवर होता है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना आजमगढ़ में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और ये समाजवादी ही पार्टी करा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इस पर ध्यान नहीं गया किसी का? नहीं, किसी का नहीं गया, हम लोग का ध्यान है इस पे, और इसको किया जाएगा। धर्मेंद्र जी सरकार एमपी होंगे इस बार आजमगढ़ से, अब भारी मतों से होंगे, और निरहुआ तो इसकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार? जी, सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, हम लोग ज़मीनी नेता हैं। मोदी जी का जो गारंटी थी, उस गारंटी में इस बार कितना दम रहेगा आपके हिसाब से? अब की वो सर जो 400 पार कह रहे हैं ना, वो 40 पार नहीं कर पाएंगे अब की वो। 40 पार नहीं कर पाएंगे जी, ये इसलिए इतनी दम भरी बातें कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश है और यहाँ की 80 लोकसभा सीटें हैं और यहीं से केंद्र की राजनीति की शुरुआत होती है। तो और बात मैं आपको बता दूं, अब देखिए चुनाव का बिगुल जब बच चुका है तो 100 रुपया सिलेंडर का रेट कम कर दिया गया, 1200 से 1000 किया गया, 1000 से 100 रुपया और कम कर दिया गया, और जनता भी समझ नहीं रही है। 5 किलो राशन पे जनता भूल गई है सब कुछ, ठीक है। और ये अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ये सरकार में आए, अगर ये आ गए तो ये 300 रुपया कम किया, ये 600 रुपया बढ़ा देंगे गैस का, और जनता को लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये खाली इनके जुमलेबाजी है, इन्होंने कुछ किया नहीं है देश के साथ, खाली हर चीज़ को बेचा है। इन्होंने कहा 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या? अरे 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वही तो तुम बेच रहे हो। अभी आप देखिए हवाई पट्टी का इन्होंने उद्घाटन किया, किसने बनवाया ये तो आप भी जानते हैं, आप हमारी ये बीच के हैं, बताइए किसने किया उसका शिलान्यास, किसने हवाई पट्टी खोली? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए किसने खोली हवाई पट्टी? मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा तो कमेंट्स कुछ अलग आने लगेंगे। लेकिन सब जानता है, आजमगढ़ की जनता जानती है कि हवाई पट्टी हो, चाहे महिला हॉस्पिटल हो, चाहे आजमगढ़ मंडल हो, ये मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ को दिया है। आपने जिला अस्पताल की बात कर दी, क्या लगता है कि इस बार जो सांसद जी दिनेश लाल यादव जी थे, पूरा जिला उनके अंदर आता था, सॉरी ये उनकी लोकसभा क्षेत्र जो आता था, तो सदर अस्पताल आपका जिला अस्पताल ही आता है, मुख्यालय पूरा समझ लीजिए जिला का, तो यहाँ पर उस हॉस्पिटल में कोई ऐसे सर्जन नहीं मिलते यहाँ पे? यहाँ देखिए आजमगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डीएम गैस्ट्रो एक भी डॉक्टर नहीं है। इसकी कमी कोई देखता नहीं है क्या? नहीं भाई, निरहुआ यहाँ के एमपी हैं, उनको देखना चाहिए, वो सत्ता में है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार उनकी चल रही है। उनको देखना चाहिए ना कि हमारे ज़िले में क्या है। गाजीपुर से आते हैं, 1 दिन 2 दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। एक ज़माना था जब लोग इस देश को बनाने के लिए जी अपने प्राणों की आहुति तक दे दिए थे। क्या लगता है कि राजनीतिक जो विचारधारा हो गई है, ये एक मंच ऐसा हो गया है कि बस केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं? देखिए भाजपा वाले तो टोटल कर रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन में ऐसा धुलाते हैं कि इनके यहाँ जितने भी अपराधी दूसरे दल के अगर आ गए, इनके यहाँ जाके एकदम फ्रेश हो जाते हैं, धुल धाल के वॉशिंग पाउडर हो जाता है, एकदम चमक जाते हैं। तो इनकी तो बात करना ही बेकार है। इनकी बात करना समझिए इनकी पब्लिसिटी करना, इसलिए इनकी बात ही मत कीजिए। हम लोग जनता में जाएंगे, विकास का मुद्दा हमारा है, हमने क्या काम किया अपनी सरकार में वो हम लोग बताएंगे। बूथ स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे। ईवीएम के लेके आपको क्या विचार आपका रहेगा? ईवीएम में ज़्यादा आपकी विश्वसनीयता रहेगी या फिर बैलेट पेपर में रहेगी? हम लोग बैलेट पेपर पे चाहते हैं चुनाव। बीजेपी बैलेट क्यों नहीं चाह रही? बीजेपी इसलिए नहीं चाह रही है कि वही तो धांधली करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं चाहेगी कराना। इस बार का जो वोट होगा, इस आजमगढ़ की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? आजमगढ़ के जो भी प्रत्याशी हमारे लड़ेंगे, हम लोग का ये है कि पूरा स्ट्रांग रूम घेर के रखें। अब पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रत्याशियों से, मैं तो छोटा सा पदाधिकारी हूँ, अपील करता हूँ कि जब चुनाव उनके क्षेत्र का ख़त्म हो जाए, पूरा स्ट्रांग रूम घेर के रखें, तब तक रखें जब तक चुनाव ना हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपकी बातें थी आगे चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एहसान जी हैं, तो क्या हाल चाल एहसान भाई? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया।
क्या लग रहा है इस बार देश में क्या होने वाला? इस बार देश में क्या होने वाला है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आजमगढ़ में तो धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीत जाएंगे यहाँ पे। धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे भरी? अच्छा जी, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे आपके हिसाब से। एक वक्त था मान लीजिए जो शाह आलम गुड्डू जमाली जी बसपा से चुनाव लड़े थे, उस बार का जो समीकरण था कुछ अलग था। इस बार का समीकरण क्या होने वाला है? अब गुड्डू जमाली साहब भी तो पीडीए के साथ हैं, अब कहाँ से कुछ होगा। अब वही चुनाव लड़ते थे मजबूती से। इस बार का मामला पूरा हाई फाई है। 1.5-2 लाख वोट से जीतेंगे कम से कम। अच्छा, केंद्र की राजनीति थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ों का अंदाज़ा रखते हैं, आकलन भी रखते हैं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इस सामने चुनाव लोकसभा का है, जायज़ लग रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब उस नारे को भूल चुके हैं। उनको जीएसटी खराब लगता था, सारी चीज़ें खराब लगती थी। सिलेंडर के लिए वो उनकी बहन जो है स्मृति ईरानी रोड पे नाचती थी सिलेंडर लेके, तो वो सब चीज़ें उनके लिए अब भूल चुके हैं। अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल मुद्दा उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे ज़माने से प्यार मोहब्बत से रहता आया है, जो ईद में सेवई खिलाता है और होली में उनके हम जाके गुजिया खाते हैं, उस संबंध को वो ख़राब करना चाहते हैं, आपस में नाइतफाकी पैदा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ मिलजुल के सदियों से रहते आए हैं, वो उसको बिगाड़ना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर ये जो गवर्नमेंट है, इसको ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोज़गारी से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। आप देख लीजिए, अभी एक योजना लेके आए थे अग्निवीर। अग्निवीर योजना में जो है दिन भर मेहनत करने वाला किसान, गरीब और मजदूर का बेटा जब वो जाएगा नौकरी करने के लिए, तो 4 साल 5 साल की नौकरी करने के बाद उसका क्या करियर बनेगा और उस पर कितना विरोध हुआ। उसके बाद ये कानून एक लेके आए किसानों के लिए, और किसानों से एमएसपी, हाँ, किसानों ने भी विरोध किया, कितने किसान मर गए। उसके बाद फिर ये कानून वापस लिए। फिर उसके बाद ये CA NRC का मसला लेके आए, उस पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो इनके पास कोई काम नहीं बचा है, इनके पास एक ही काम बचा है, मीडिया के थ्रू जाकर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना, और यही सब काम इनके पास बचा है। और एक तो सबसे गड़बड़ काम है इस गवर्नमेंट का कि बुलडोजर चलाना, जो सबसे गड़बड़ काम है। बुलडोजर से लगता है कि न्यायपालिका सही है, न्यायपालिका ध्वस्त हो जाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया वो कानून ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर एक घर में एक लड़का अगर अपराध करता है, तो उस लड़के को अपराध करने की सज़ा मिलनी चाहिए भारतीय कानून के हिसाब से, ना कि पूरा घर तोड़ दिया जाए, उसके माँ बाप भाई बहन सब लोग रोड पे आ जाए। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसी के घर में, या किसी के घर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके घर में अगर कोई अपराध करता है, तो सज़ा किसको मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से? जो अपराधी उसको मिलनी चाहिए। और अगर वो हिंदू या मुस्लिम किसी भाई का भी मेरे घर हो, अगर वो पूरा घर टूट जाएगा, तो उसके माँ बाप भाई बहन जितने लोग हैं सब लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये तो सरासर अन्याय है ना इस गवर्नमेंट का। ये तानाशाह गवर्नमेंट है। ये इलेक्ट्रो बॉन्ड का आप देखिए, अभी SBI को जो है सुप्रीम बात बिल्कुल ज़बरदस्त की है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सुप्रीम कोर्ट जो उस है, जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी SBI से पूछा है कि कितने लोगों से चंदा लिया है। और आप देख लीजिए, जहाँ पे रेड मार के चंदा लिया है, मतलब मैं तुम्हारे रेड मार दूंगा, तुम्हारे यहाँ गिरफ्तारी कराऊंगा, वरना मुझको चंदा दो। ये तो खुलेआम डकैती है इस गवर्नमेंट की। चुनाव लड़ने के लिए पैसा कलेक्शन किया है उद्योगपतियों से। तो ये गवर्नमेंट जो है, इसको महंगाई से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सत्ता चाहिए। बस सत्ता का नशा है इस गवर्नमेंट को, कि हमको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये वही सरकार है ना कि जब कांग्रेस की सरकार लैपटॉप लेके आई थी, कंप्यूटर लेके आए थे राजीव गांधी, तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके पहुंचे थे संसद घेरने। ये वही भाजपा सरकार है। इनको एजुकेशन से मतलब नहीं है। इनके सारे नेता जो हैं वो सब कच्चा 8 पास है, इनको कोई पढ़ा लिखा नहीं नेता है। ये सब अंड कबंड बात करेंगे, गाय मूत्र मंदिर मस्जिद इसी की बात करेंगे। महंगाई बेरोजगारी एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा। जो भी नौकरी करने वाला बंदा है, उसको 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही 1200 रुपये की। गांव बिजली की बिल जो है वो उस समय 6 रुपये यूनिट हो गई है। हर गांव छापे पड़ रहे हैं। एक योजना ये लेके आए हैं कि गांव में जल दे रहे हैं। अरे गांव में तो ऐसे ही जल है। ये हर गांव में पूरा गड्ढा खन डाले हैं, पाइप बिछा रहे हैं। बताइए, जब बरसात होगी तो पूरे गांव में जब खेत में पानी भर जाता है तो लोग कटान करते हैं। एहतेशाम भाई पूरा रिसर्च करके बैठे हैं। नहीं, आप बताइए, गांव में जब बाढ़ आती है या जब पानी ज़्यादा भर जाता है, तो लोग मेड़ ओड़ काटते कि नहीं काटते हैं? आप लोग भी गांव से होंगे। बिल्कुल। तो पाइपिया कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी?
अब यो योजना भी फर्जी योजना है उनकी। आप तो मोदी जी की योजना ही काट देंगे तो। और योजना छोड़िए, उस पे हर घर से 30-30 रुपया लेंगे। अब जोड़ लीजिए कितना लेंगे। पैसा भी लगेगा क्या? उस पे 30-30 रुपया गवर्नमेंट का वो है, 30-30 रुपया लेंगे। तो वो ये तो बता जरा, हम लोग फ्री जल योजना ला रहे हैं। नहीं, वो आप कनेक्शन लीजिए मत लीजिए, 30 रुपया पर घर से लेंगे वो। इस योजना का सबसे ज्यादा किस राज्य में आवश्यकता है? एहतिसाम भाई को मैं 2 शब्द में जानना मैं राजस्थान में ये योजना लाते कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही पानी है। यहाँ क्या आवश्यकता? यहाँ कोई आवश्यक, यहाँ पे जो मेन एजुकेशन और हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। रोड पे काम करिए, हेल्थ पे काम करिए और आपसी भाईचारा बना रहे। उसकी वजह से महंगाई मेन मुद्दा है। मिडिल क्लास फैमिली किसके पास कहने जाएगा कि सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, बिजली की बिल 6 रुपये यूनिट है, 2-2 हज़ार 2,500 रुपये बिजली बिल। गाँव में छापेमारी हो रही है। जिनके यहाँ बिल नहीं आती थी, कम बिल आती थी, उनके यहाँ भी बिल आ रही है। तो इस तरीके का माहौल है। विकास के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और इस हिंदुस्तान में जितने भी युवा हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग, सारे लोगों को, सब किसी को हिंदू मुस्लिम और ये सब से मतलब नहीं है। सबको विकास करना है। सब लोग अच्छे लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। और आने वाले दिनों में ये लोग वोट देंगे, परिवर्तन करेंगे, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चलिए, ये तो बातचीत इनका पर्सनल ओपिनियन था एहतिसाम जी का, और काफ़ी अच्छी रिसर्च भी रखते हैं। मेरे साथ एक और भाईजान हैं। बात करने का एक सवाल मेरे जहन में भी आ गया कि अभी 2014 से पहले, 2014 या कुछ ही जल्दी इधर ही का एक बयान था, बॉलीवुड की एक सबसे मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत जी, जो को हिमाचल से उनका चुनाव भी लड़ रही है, वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो काफ़ी वो सुर्खियों में रहती हैं। और क्या लगता है, कोई हिमाचल की जनता का कितना भला कर पाएंगी? आइए बातचीत करते हैं इनसे। देखिए, कंगना रनौत जी ने तो कहा कि आज़ादी जो है, जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी, 2014 से पहले भी, 2014 से पहले जो आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी नहीं थी। वो क्या था? तो और वो कुछ और था। आज़ादी जो है वो 2014 में मिली, कंगना रनौत जी कह रही हैं। अब वो हमें ये बताएं कि भगत सिंह जो फांसी पर झूले थे, वो कहती हैं कि वो आज़ादी भीख की आज़ादी थी जो 1947 में मिली थी। तो भगत सिंह जो फांसी पर झूले थे, क्या वो भीख के लिए झूले थे? झांसी की रानी जो है शहीद हुई, क्या वो भीख के लिए शहीद हुई? महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा, नमक यात्रा और दुनिया भर की यात्राएं की, क्या वो भीख मांगने के लिए की? तो हमारे महापुरुषों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतना बड़ा अपमान कंगना रनौत जी कर रही हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर खामोश बैठी हुई है। और उनको उठाकर हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से टिकट दे दिया। वो अभिनेत्री हैं, नाच गाना अच्छा कर सकती हैं, नाच गाना उनका काम है, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। वो अपने क्षेत्र में सफल हैं, लेकिन राजनीति उनका काम नहीं। वो राजनीति में आएंगी तो ऐसे ही उटपटांग बयान देंगी। अच्छा, बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। और एक वक्त था अभी जब बजट पेश होता है हमारे देश का, तो सभी आमजन ये टेलीविज़न पे अपनी निगाहें टकटकी लगा के रहते हैं कि क्या इस बार किन सामानों के दाम सस्ते होने वाले हैं, और उसका सीधा प्रभाव तो आम जनता पे पड़ता ही है। वित्त मंत्री हमारी थी निर्मला सीतारमण जी, प्याज नहीं खाती हैं। उनसे किसी ने पूछ लिया कि प्याज के दाम क्या हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्याज ही नहीं खाता। प्याज नहीं खाती हैं। दाम जब बढ़े, वो देश की वित्त मंत्री हैं, वो प्याज नहीं खाती हैं, तो उनको प्याज के दामों से मतलब नहीं है। इस बार बीजेपी ने उनको किनारे पेट्रोलियम मंत्री कल को ये कह देंगे मैं मोटरसाइकिल से नहीं चलता हूँ, बाइक से नहीं चलता हूँ, मुझे पेट्रोल के दामों से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल कह देंगे मैं 4 व्हीलर से नहीं चलता हूँ, तो मुझे डीजल के दामों से मतलब नहीं है। ये उटपटांग बातें हैं। बताइए, कोई सेंस निकलता है इस तरह की बातों का? 2014 से पहले इंटरनेशनल मार्केट में, मैं पहले भी ये बात कई जगह कह चुका हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो 110 से 125 डॉलर पर बैरल था। 110 से 125 डॉलर पर बैरल था। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप बने रहिएगा, देखते रहिए। पेट्रोल डीजल का रेट क्या था यहाँ पर? 70 रुपया पेट्रोल था और 65 रुपया 68 रुपया डीजल था। आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट जो है वो 60 डॉलर से लेकर के 70-75 डॉलर के अंदर तक है। और आज डीजल पेट्रोल का रेट कितना है? 100 रुपया पेट्रोल, 95 रुपया डीजल। तो इतनी ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? 60-60 रुपया, 70-70 रुपये का मार्जिन किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तों की। महंगाई का स्तर कुछ है, तो दोस्तों का भी तो ख्याल रखना है। प्रधानमंत्री जी को अपने दोस्तों का भी तो ख्याल रखना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं से खरीदवाए जा रहे हैं, उन्हीं से चंदे लिए जा रहे हैं। मैं भूल रहा था, इन्होंने याद भी दिला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, चुनावी चंदा कह सकते हैं एक तरह से जी। या आप जनता के माध्यम से चुनाव चंदा मंगा सकते हैं जी, या एक और भी तरीका है कि आप व्यापारियों से भी आप चंदा ले सकते हैं। वो ईडी सीबीआई के माध्यम से भी हो सकता है क्या?
अरे ईडी सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये केजरीवाल जी का बयान है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुने हुए दो मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और आज कल की डेट में ईडी ने जो है उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसको माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र को अभी थोड़ा बहुत जिंदा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। जेल से भी चलाने की सरकार अधिकार देता है आपका संविधान। चला रहे हैं, इससे पहले भी चलाया है लोगों ने, कुछ दिनों के लिए लालू यादव जी ने भी चलाया था, हालांकि बाद में वो हट गए थे। लेकिन ये बताइए कि इस तरह की धमकियाँ चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालकर आप पूरी तरह से राजशाही कायम करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके उसको कुचल देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दोस्तों को फ़ायदा पहुँचे, आपके व्यापारी दोस्तों को मुनाफा पहुँचे। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा, उसके 10 दिन 12 दिन बाद उसको जो है ठीका मिला सप्लाई का। शहजाद पूना वाले ने जो है क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा, उसके कुछ दिनों बाद उनको जो है कोवैक्सीन बनाने का ठीका मिल जाता। कोवैक्सीन ही थी उनकी शायद। तो बताइए, कोविड में कुछ लोग ऐसे भी, जो कोविड हमारा देश जो था वैश्विक महामारी से गुजरा, जी ये पूरा विश्व इसका सामना किया, हम लोगों ने किया, मैंने भी किया। क्या लगता है कि उसमें बहुत से ऐसे जो मृत्यु दर थे जी, जो बिना इलाज के ही उनके मर गए? सरकारी आंकड़े तो ये जितने भी बता रहे हो, वाट एवर जो भी XYZ हो, 4 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी बता रहे हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने हैं। मेरे अपने देखते में जो मुझे लगता है वो 2-4 करोड़ों से ऊपर मौतें हुई हैं इस देश में। हर मोहल्ले में या हर घर से आप कह लीजिए कोई ना कोई जो है किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, वो कोविड का शिकार हुआ है। आपके जानने वाले अगर डायरेक्टली किसी के ऊपर उसका क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं हुआ, तो उनके दोस्त या रिश्तेदारों के घर हादसे हुए हैं। ये आंकड़ा 2-4 करोड़ों के ऊपर था। और जब कोरोना फैल रहा था तो हमारे देश के मंत्री और गृह मंत्री जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, पश्चिम बंगाल में लाखों लाख की भीड़ जुटाकर जो है इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती इलेक्शन चल रहे थे, उस दौरान भीड़ और रैलियां जो हैं अपने उरूज पर थीं, उसको नहीं रोका गया। फ़्लाइट्स बाहर से आ रही थीं, कनाडा से, अमेरिका से, गल्फ़ से, यूके से, फ़्लाइट्स को बैन नहीं किया गया। तो वो कोविड धीरे धीरे स्प्रेड होता रहा, सरकार ने उस पर अंकुश लगाने की कोई भी कोशिश नहीं की। अब क्यों नहीं की, ये तो सरकार के लोग बता सकते हैं। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम लेकर आई थी, नोटबंदी। जी, नोटबंदी से इस देश को कितना फ़ायदा हुआ? और मनोज तिवारी तो कहते हैं 99.99 पैसा जो है वो सरकार ने वापस ले लिया है, और 0.1% पैसा जो बचा है नोटबंदी से, उससे वो आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। ये मनोज तिवारी का बयान है, द लल्लन टॉप पे सौरभ जी को दिया हुआ बयान है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। उसके कुछ सालों बाद पुलवामा का अटैक हो जाता है, जहाँ जिसकी क्या कहते हैं छाती पूरे देश को महसूस हुई पुलवामा अटैक की। वहाँ हमारे करीब 25-30 सेना के जवान मारे गए। उन्होंने भी अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, हवाई जहाज़ की मांग की थी, उनको नहीं मिला, उनको मुहैया नहीं कराया गया। और एक चीज़ अब और सामने आ रही है, पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की एक एनर्जी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा दिया। अप्रैल 2019 में पुलवामा हुआ था, फरवरी 2019 में, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद अप्रैल 2019 में पाकिस्तान की एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब ये बताइए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार किसकी सरकार होगी? अब की बार मोहब्बत की सरकार होगी। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो मोहब्बत की दुकानें खोली हैं, उसको आगे बढ़ाना हम सबका काम है। और वो मोहब्बत की दुकान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव की पगडंडियों में भी काम कर रही है। अब राहुल गांधी जब से पैदल यात्रा करने लगे हैं, जी, क्या लगता है वो मैच्योरिटी में ज़्यादा? मैच्योरिटी पहले भी थी। कुछ लोग तो शौके दीदार अगर हो तो नज़रें पैदा कर, तो नज़रें अब पैदा हुई है, मैच्योरिटी पहले भी थी उनके अंदर। लेकिन जब से उन्होंने यात्राएं की हैं तो मामूली सी बारीक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, झारखंड में क्या कहते हैं कोयला खादानों के मज़दूरों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, दिल्ली में कूली भाइयों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, पंजाब में ट्रक ड्राइवर से मीटिंग करके ट्रक में बैठकर उनके साथ सड़कों पर चलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की कि जब हम ट्रक से सड़क पर चलते हैं तो हमारे साथ क्या समस्याएं आती हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से राहुल जी ने जानने की कोशिश की है और निसंदेह सत्ता में आएंगे तो इन सारी जो है समस्याओं का निवारण राहुल गांधी जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जी जो उन्होंने दावा किया जी कि हमने इस देश को विकास के चरम सीमाओं तक ले गए, जी। विदेशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा मैं। विदेशों में कल चाइना कह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत अपना कब्जा जताना छोड़ दे। ये कल या परसों की बात है। अरुणाचल प्रदेश चाइना का अभिन्न हिस्सा है, ये चाइना कह रहा था। तो इनकी विदेश नीति तो इसी से समझ में आ जाती है। चाइना को ये लाल आग दिखा रहे थे, चाइना सीमा के अंदर घुस रहा था तो क्या कहते हैं उसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे जवानों के ऊपर हमला करके चाइना वापस चला जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बता रहा है। अगर कोई विदेश नीति है तो उस बयान को कंडेम करे मोदी सरकार, कह दे अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, चाइना झूठ बोल रहा है। चाइना की आँख में आँख मिलाकर बात करें। इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जी कि भारत जो भुखमरी का जो ग्राफ होता है जी वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जी। क्या कहेंगे? कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। उद्योग खत्म हो रहे हैं, जो कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है, उद्योग खत्म हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। ये सच बात है। पैसे नहीं है किसी के पास। आप जीएसटी ले आ रहे हैं, आपके वित्त मंत्रालय को पता ही नहीं जीएसटी क्या है। आप नोटबंदी ले आ रहे हैं, आपके मंत्रालय को पता ही नहीं नोटबंदी क्या है। कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा है। एक आदमी बेचारा कैसे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठा करके अगर घर बना रहा है, उसके घर को बुलडोज़र से गिरा दिया जा रहा है। हालांकि ये न्यायपालिका का काम है, अभी इस पर बात भी हुई थी आप लोगों की। कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा। ये कमर तोड़ दिया इन्होंने गरीब आदमियों की। इस बार आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव में मतदाता जो वोट करेंगे आपके हिसाब से किस पॉइंट पे, किन मुद्दों पे उनको वोट करना चाहिए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख लीजिए अभी कितने एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, भर्तियाँ लीक हो जा रही हैं, उस पर क्या कहें? भर्तियाँ लीक हो जा रही हैं। आरओ का एग्ज़ाम लीक हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स लीक हो जा रहे, पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। युवा सड़कों पर है, जब वो रोज़गार मांगने जा रहा है तो लाठी मिल रही है। किसी तरह से उसके भर्ती परीक्षा का फार्म आ रहा है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। इलाहाबाद में यूपीएससी के दफ्तर के सामने दौड़ा के युवाओं को पीटा गया, दौड़ा कर युवाओं को पीटा गया। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, और कृषि बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा, उनको एमएसपी का मूल्य मिलना चाहिए। जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी एमएसपी के लिए, उस रिपोर्ट को लागू होना चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गारी, कृषि, तमाम मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर आजमगढ़ भी वोट करेगा। आजमगढ़ अब की बार तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आजमगढ़ अब कह रहा है इस बार हटा दो सरकार, बदल दो सरकार। इस बार मोहब्बत की सरकार, इस बार मोहब्बत की सरकार। चलिए, बातचीत का सिलसिला, समय भी काफ़ी हो गया, लेकिन बातचीत का सिलसिला थोड़ा सबसे कर लेते हैं जी। और नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा फैसल अहमद खान। क्या लगता है कि इस बार का माहौल क्या रहेगा? आपकी बीजेपी वही दिनेश लाल निरहुआ जी जीतने जा रहे हैं। दिनेश लाल जीतेंगे? जी माहौल बदल लेंगे आप? बिल्कुल बदलेंगे भाई, उन्होंने बढ़िया काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी एक छोटी सी शाम जो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ें छोटी सी चर्चा थी और चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि इस देश का विकास तभी हो सकता है जब हम इस सिस्टम से सवाल करेंगे और अपने आप को देश के लिए समर्पित करेंगे। तो अपने वोटों के अधिकार को आप समझिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए शिक्षा, रोजगार और एक सामाजिक जीवन जीने के लिए आपके लिए काम करे, आपको रोजगार दे। इन्हीं सारी चीज़ों पे आप वोटिंग करिएगा, ये मेरी आपसे आग्रह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।